1978 में अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट जो उस शाम पोर्टोरिको एयरपोर्ट से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स तक जाने वाली थी, उसे अचानक कैंसिल कर दिया गया। अब पोर्टोरिको एयरपोर्ट पे मौजूद इस फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स बेहद फ्रस्ट्रेटेड थे और इन्हीं फ्रस्ट्रेटेड पैसेंजर्स में से एक थे सर रिचर्ड ब्रांसन। 28 साल के रिचर्ड ब्रांसन लगभग 3 हफ्ते बाद उस शाम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स पहुंचना चाहते थे और शायद यही वजह थी कि इनकी फ्रस्ट्रेशन उस कैंसिल्ड फ्लाइट के बाकी पैसेंजर्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि इन्होंने तब कुछ ऐसा किया जो बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर भी करने से पहले 1000 बार सोचे। इन्होंने उसी टाइम एयरपोर्ट पे कॉल किया और एक प्राइवेट चार्टर प्लेन बुक कर लिया। तब इनका वर्जिन रिकॉर्ड्स का बिजनेस ऑलरेडी इतना सक्सेसफुल हो चुका था कि एक प्राइवेट चार्टर प्लेन बुक करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर इसके बाद जो इन्होंने किया वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। इनके दिमाग में तब एक आइडिया आया कि अकेले इस चार्टर प्लेन में ट्रैवल करने से अच्छा है कि ये बाकी पैसेंजर्स को भी अपने साथ ले चले, लेकिन फ्री में नहीं। एंड इन्होंने फटाफट एक कैलकुलेशन की और आइडिया लगाया कि एक पैसेंजर से इन्हें टिकट के लिए कितने रुपए चार्ज करने चाहिए, और फिर वहीं एयरपोर्ट पे मौजूद किसी स्टाफ से एक ब्लैक बोर्ड लेकर उस पर लिख दिया 1 वे टिकट टू वर्जिन आइलैंड्स फॉर $39। कुछ ही देर में उस चार्टर प्लेन की सारी सीट्स बुक हो गई और फाइनली रिचर्ड ब्रांसन और कुछ लोग इस फ्लाइट के थ्रू ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स पहुंच गए। पर लैंडिंग के समय एक पैसेंजर ने बस मजाक में इनसे ये कह दिया कि अगर तुम अपनी सर्विस थोड़ी बेटर कर लो तो शायद तुम भी एयरलाइंस बिजनेस कर पाओ। और ठीक उसी टाइम रिचर्ड ब्रांसन ने वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन शुरू करने का फैसला ले लिया। अगले दिन इन्होंने बोइंग के ऑफिस में कॉल करी और एक सेकेंड हैंड बोइंग 747 एयरक्राफ्ट लीज पर ले लिया और बस अमेरिकन एयरलाइंस की एक कैंसिल्ड फ्लाइट वर्जिन एयरलाइंस के शुरुआत की वजह बन गई। एंड इसके बाद जो भी हुआ वो एयरलाइंस इंडस्ट्री के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। पर क्या आपको पता है कि सिर्फ वर्जिन एयरलाइंस ही नहीं बल्कि वर्जिन ग्रुप में आज 400 से भी ज्यादा कंपनीज हैं और ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें रिचर्ड ब्रांसन का कोई बिजनेस ना हो। एंटरटेनमेंट, क्लोथिंग, टूरिज्म, हेल्थ, फाइनेंस, हर इंडस्ट्री में रिचर्ड ब्रांसन का कोई ना कोई बिजनेस जरूर है। रिचर्ड ब्रांसन की सक्सेस स्टोरी सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आज इस वीडियो में हम इनकी जिंदगी को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 18 जुलाई 1950 इस दिन एक फ्लाइट अटेंडेंट जिसका नाम ईव ब्रांसन था और एडवर्ड जेम्स ब्रांसन जो कि एक बैरिस्टर थे, इनके घर एक डिस्लेक्सिक लड़का पैदा हुआ। इस लड़के का नाम रखा गया रिचर्ड चार्ल्स निकोलस ब्रांसन। डिस्लेक्सिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से नॉर्मल इंटेलिजेंस होने के बाद भी अक्षरों को पढ़ने में और स्पेलिंग्स को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसे रीडिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं और यही वजह थी कि बचपन से ही रिचर्ड ब्रांसन पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे। शुरुआत में इनके ग्रैंडफादर जो कि एक जज थे वो चाहते थे कि रिचर्ड ब्रांसन भी एक लॉयर बने, बट जब इनकी फैमिली को यह समझ आया कि पढ़ाई में इनका कुछ खास नहीं हो सकता है तो उन लोगों ने इन्हें पूरी फ्रीडम दी कि ये अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो करें। फिर 1967 में जब ये 16 साल के थे तो इन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक यूथ कल्चर मैगजीन की शुरुआत करी जिसका नाम इन्होंने रखा स्टूडेंट। अब जैसे ही इनके स्कूल के एक टीचर को इनकी इस मैगजीन के बारे में पता लगा तो उन्होंने रिचर्ड ब्रांसन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था, कांग्रेचुलेशंस ब्रांसन, मुझे लगता है अब या तो तुम जेल पहुंच जाओगे या फिर एक मिलियनेयर बन जाओगे। वैसे आगे जाकर रिचर्ड ब्रांसन ने अपने इस टीचर की दोनों बातें ही सच कर दी। इन्होंने अपनी इस मैगजीन में कई फेमस लोगों के इंटरव्यूज पब्लिश किए और बहुत फेमस आर्टिकल्स भी लिखे, पर सब कुछ करने के बाद भी इनकी ये स्टूडेंट मैगजीन ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी। इस मैगजीन से एडवर्टीजमेंट्स के जरिए इन्होंने कुछ पैसे तो जरूर कमाए, पर थोड़े ही टाइम बाद इनके लिए इस मैगजीन की कॉस्ट तक को मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इन्हें समझ आ गया कि सिर्फ इस मैगजीन के सहारे तो इनका काम नहीं चल पाएगा। अब ये बात है 1969 की, मतलब स्टूडेंट मैगजीन को शुरू करने के ऑलमोस्ट 2 साल बाद। उस टाइम रिचर्ड ब्रांसन लंदन में रहते थे और इस दौरान पूरे यूके में और खासकर लंदन में ड्रग्स और ब्रिटिश म्यूजिक की डिमांड काफी बढ़ चुकी थी। तब इन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना अपनी स्टूडेंट मैगजीन के जरिए म्यूजिक रिकॉर्ड्स बेचे जाएं। फिर इन्होंने मैगजीन में डिस्काउंटेड प्राइस पे रिकॉर्ड्स की एड्स डालना शुरू कर दिया और कुछ इस तरह इन्होंने एक मेल ऑर्डर रिकॉर्ड बिजनेस शुरू किया। सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इनका ये नया बिजनेस इन्हें उस स्टूडेंट मैगजीन के मुकाबले कई गुना ज्यादा प्रॉफिट देने लगा। एंड इन्हें तब ये समझ आ गया था कि म्यूजिक रिकॉर्ड्स बेचने के बिजनेस में बहुत स्कोप है और फिर इन्होंने अपना पूरा ध्यान मैगजीन से हटाकर उस रिकॉर्ड बिजनेस पर लगा दिया। अब टाइम था इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का। आइडिया था एक नया स्टोर खोलने का, पर यह इतना आसान नहीं था क्योंकि इन्हें प्रॉफिट तो हो रहा था पर अभी तक इन्होंने इतने पैसे सेव नहीं किए थे कि ये किसी पॉपुलर जगह पर कोई स्टोर रेंट पर ले पाए। जिस जगह पर ये स्टोर रेंट पर लेना चाहते थे उस जगह का किराया थोड़ा ज्यादा था। अब इसके बाद जो इन्होंने किया उसे कहते हैं जबरदस्त कॉन्फिडेंस। इन्होंने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे एक जूते की दुकान देखी जिसका फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा था।
ये उस दुकान में गए और उसके ओनर को बोला कि मुझे आपका फर्स्ट फ्लोर रेंट पर लेना है, पर फिलहाल मैं आपको रेंट नहीं दे पाऊंगा, बट मैं जो स्टोर यहाँ पर ओपन करूंगा उसकी वजह से आपके पास इतने कस्टमर्स आएंगे कि आपका प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। इन्होंने उस दुकान के ओनर को अपना सारा आइडिया बताया और उसे कन्विंस कर लिया, और सच में इन्होंने उस ओनर को जो प्रॉमिस किया था वैसा ही हुआ। इनके रिकॉर्ड स्टोर पर कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती थी एंड फिर इन्होंने वर्जिन रिकॉर्ड्स के नाम से एक के बाद एक 14 नए म्यूजिक रिकॉर्ड स्टोर्स खोल दिए। अब ये बात है 1972 की, जब एक टाइम ऐसा भी आया कि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से टैक्स बचाने के लिए कुछ गलत तरीके अपनाए, और जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बारे में पता लगा तो इन्हें जेल जाना पड़ा। मतलब इन्होंने अपने उस टीचर की बात को सच साबित कर ही दिया, बट फिर कुछ कोर्ट सेटलमेंट्स और फाइन पे करने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। और जेल से छूटने के बाद 1973 में इन्होंने अपना रिकॉर्ड लेबल वर्जिन रिकॉर्ड्स के नाम से ही लॉन्च कर दिया और खुद का एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी सेटअप किया। इन्होंने कई पॉपुलर आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज के साथ काम किया और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स रिलीज किए जो वर्ल्ड वाइड जबरदस्त हिट थे। अब ये बात है 1977 की, जब इनका वर्जिन रिकॉर्ड्स लेबल ऑलरेडी काफी अच्छा चल रहा था, पर रिचर्ड ब्रैंसन का मन था कि वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और एक बदनाम बैंड सेक्स पिस्टल्स को अपने लेबल के लिए साइन करे और उनसे रिकॉर्डिंग करवाएं। इनकी टीम के बाकी लोगों ने ऐसा करने से इन्हें रोका और बार बार मना किया, पर ये नहीं माने और इन्होंने उस बैंड को साइन कर ही लिया। और इस इनफेमस बैंड को साइन करने के बाद इनके कुछ ट्रैक्स इतने जबरदस्त हिट हुए कि इनका लेबल वर्जिन रिकॉर्ड्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेबल बन गया। अब रिचर्ड ब्रैंसन भी एक फेमस बिजनेसमैन बन चुके थे, पर ये तो रिचर्ड ब्रैंसन की कहानी की बस शुरुआत है। इसके बाद 1978 में शुरुआत हुई वर्जिन एयरलाइंस की, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। बोइंग से 747 एयरक्राफ्ट लीज पे लेने के बाद इनका मकसद था कि ये एयरलाइन इंडस्ट्री की रेपुटेशन को बदल कर रख डाले। उस दौर में एयरलाइंस इंडस्ट्री अपनी खराब सर्विस, खराब फूड और एक बोरिंग एक्सपीरियंस के चलते बदनाम थी, और रिचर्ड ब्रैंसन अपनी एक अलग सी सर्विस शुरू करना चाहते थे। पर चैलेंज बहुत बड़ा था, क्योंकि एक तरफ इनके पास था एक सेकेंड हैंड लीज पर लिया हुआ एयरक्राफ्ट, और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश एयरवेज जैसे इनके कंपेटिटर के पास 300 से भी ज्यादा प्लेन्स थे। लॉर्ड जॉन किंग, जो उस टाइम ब्रिटिश एयरवेज के चेयरमैन थे, उनको लगा कि रिचर्ड ब्रैंसन इस बिजनेस के लिए काफी यंग है और उन्होंने वर्जिन एयरलाइंस को बहुत ही हल्के में लिया। पर बिजनेस में 1 साल के बाद रिचर्ड ब्रैंसन ने अपनी लीज एक्सटेंड करवा ली और एक और एयरक्राफ्ट अपनी फ्लीट में ऐड कर लिया, और फिर हर साल वर्जिन एयरलाइंस बढ़ते ही जा रही थी। कुछ टाइम पहले तक लॉर्ड जॉन किंग को जो रिचर्ड ब्रैंसन इस बिजनेस के लिए काफी यंग लग रहे थे, अब वही उनके लिए एक सबसे बड़े थ्रेट बन चुके थे, क्योंकि हीथ्रो एयरपोर्ट, जहां पर एक टाइम पर ब्रिटिश एयरलाइंस की मोनोपोली चलती थी, अब वर्जिन एयरलाइंस वहां भी बहुत फेमस हो रही थी। ब्रिटिश एयरवेज को और खासकर लॉर्ड जॉन किंग को ये बात एकदम भी हजम नहीं हुई। उन्होंने ठान लिया कि वो वर्जिन एयरलाइंस और रिचर्ड ब्रैंसन को बर्बाद करके ही रहेंगे, और फिर उन्होंने वो किया जो एयरलाइंस इंडस्ट्री के इतिहास में आज भी वॉर ऑफ डर्टी ट्रिक्स के नाम से बहुत फेमस है। ब्रिटिश एयरवेज ने एक अंडरकवर टीम बनाई और कुछ टेलीफोन एजेंट्स हायर किए। ये टेलीफोन एजेंट्स ठीक वैसा ही बुकिंग सिस्टम यूज करते थे जो वर्जिन एयरलाइंस में यूज किया जाता था। फिर ये टेलीफोन एजेंट्स वर्जिन एयरलाइंस के एम्प्लॉयज बनकर रिचर्ड ब्रैंसन के कस्टमर्स को कॉल किया करते थे और उनके पैसेंजर्स को बोलते थे कि उनकी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है, और उनको इनकन्वीनियंस ना हो इसलिए वर्जिन एयरलाइंस खुद उन्हें ब्रिटिश एयरवेज में सीट दिलवा देगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने रिचर्ड ब्रैंसन पर नजर रखने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी भी हायर की, और रिचर्ड ब्रैंसन को ड्रग्स के केस में बदनाम करने के लिए सबूत इकट्ठा करने की बहुत कोशिश की। पर फाइनली रिचर्ड ब्रैंसन को इस बारे में पता लग ही गया जब ब्रिटिश एयरवेज के एक अंडरकवर टेलीफोन एजेंट ने खुद रिचर्ड ब्रैंसन को कॉल करके ब्रिटिश एयरवेज की इस हरकत के बारे में बताया। लेकिन रिचर्ड ब्रैंसन को यह लड़ाई कोर्ट के सामने लड़ने के लिए और इस लड़ाई को लीगली जीतने के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, और साथ ही साथ वो इस डर्टी ट्रिक कैंपेन की वजह से ऑलरेडी 10 मिलियन यूरोज के लॉस में थे। और अक्टूबर 1993 में रिचर्ड ब्रैंसन को अपने करियर का एक सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ा। इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो पैसे चाहिए थे उसके लिए उन्होंने फाइनली वर्जिन रिकॉर्ड्स को बेचने का फैसला ले लिया, और EMI नाम की एक कंपनी को उन्होंने वर्जिन रिकॉर्ड्स का बिजनेस $1 बिलियन में बेच दिया। पर इसके बाद इन्होंने ब्रिटिश एयरवेज के साथ जो लड़ाई लड़ी उसकी वजह से ब्रिटिश एयरवेज की पूरी मैनेजमेंट को रिचर्ड ब्रैंसन के सामने घुटने टेकने पड़े। फाइनली दिसंबर 1993 में रिचर्ड ब्रैंसन लीगली ये केस जीत गए, और ये केस जीतने के बाद 1993 से ही इन्होंने हर इंडस्ट्री में वर्जिन के नाम से अपने बिजनेस लॉन्च करने शुरू कर दिए, और आज तो वर्जिन ग्रुप के अंडर 400 से भी ज्यादा बिजनेसेस हैं। एंड बस कुछ टाइम पहले ही वर्जिन गैलेक्टिक ने स्पेस टूरिज्म नाम की एक नई इंडस्ट्री की शुरुआत भी की है। सच में एक डिस्लेक्सिक किड होने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर बिजनेसमैन बनने तक की इनकी ये जर्नी बेहद कमाल की थी। उम्मीद है
आपको रिचर्ड ब्रांसन की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।